हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएल और केसीएल्स और इनके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थ्योरी के डाउट को सारा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेशन है ये बेनिफिशियल किसके लिए है? इसमें जेई एई के स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कवर है, प्लस 12th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं एंड फ्यूचर के अंदर वो एनडीए या नीट और जेडब्ल्यू को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए सेशन होगा। हम इसके अंदर कुछ 45 मिनट तक डिस्कशन करेंगे केवीएल एंड केसीएल्स के ऊपर। तो आइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे ये सारी रिदम में रहेंगी चैप्टर वाइज। आइए देखते हैं। तो आपके पास एक है केवीएल और एक है केसीएल। ग्रेट साइंटिस्ट किरचॉफ के दो लॉ है। तो साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ, उनके नाम पे दो लॉ बनाए गए हैं और मोर इंपॉर्टेंटली दो ये लॉ जो है, एक लॉ है वोल्टेज वाला और एक लॉ है करंट वाला। दो तरह के लॉज हैं, करंट वाले ना वोल्टेज वाले। इसका मतलब ये कि अगर हम थोड़ा और इनके बारे में जानें तो पहली बात, जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो लूप में अप्लाई होता है, लूप अथवा मैश के अंदर अप्लाई होता है। ये जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए कि केवीएल को अप्लाई कहां करते हैं। वेयर डज इट अप्लाई? It apply in loop or mesh, and further saying loop or mesh means a closed path where current flows, closed path के अंदर अप्लाई किया जाएगा इसको। On the other hand, if we speak about KCL, तो KCL जो लॉ है वो ऑब्वियसली करंट लॉ है, तो ये अप्लाई किया जाता है नोड के ऊपर। तो where does it apply? It apply एट नोड। ऑलराइट, अब मैश क्या होता है, नोड क्या होता है, इसकी जानकारी आपको रिदम वाइज सेशन में मिलती जाएगी, तो आपने तब तक का वेट करना है। लेट्स डिस्कस केसीएल फर्स्ट। तो यहां डालता हूं मैं हेडिंग केसीएल। ये लॉ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले वही लिख लेते हैं। इट इज किरचॉफ्स, KIRCHHOFF, किरचॉफ्स करंट लॉ। चलिए, ये हुई इसकी डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म। आइए डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है दी algebraic sum of all the currents, the algebraic sum of all the currents meeting at a node। देखिए, जिस नोड की मैंने बात की थी ना वहां पे कि नोड जरूरी है, वो नोड अब डेफिनेशन में यहां आ रहा है। मीटिंग एट अ नोड इज ऑलवेज equals to 0, is always equals to 0। इस 0 को आपने इसके अंदर हाईलाइट करना है कि 0 होता है। और दूसरी बात जो आपने हाईलाइट करनी है वो नोड algebraic sum। algebraic sum of all the currents, ये केसीएल कहता है। अब पॉइंट यहां से क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको साइड पे लिख सकते हैं बॉक्स में कि इट अप्लाइज ओनली इन डीसी सर्किट्स, जहां एक बैटरी होती है, ईएमएफ सोर्स होता है और एक क्लोज पाथ है या जो भी है, फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए। डीसी सर्किट्स में अप्लाई होता है। एसी सर्किट्स में वेक्टरिक सम होता है, अलजेब्रिक सम नहीं होता। एसी सर्किट्स जो होते हैं, आई रिपीट, वहां पे वेक्टर सम होता है, विच मीन्स वहां पे क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस होता है, तो उसको वेक्ट्रिकली ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे अलजेब्रिक तो सिर्फ डीसी सर्किट्स में अप्लाइड है। यह नॉलेज की बात जो आपके नीट और जेडब्ल्यू में या कई और एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दिस इज द पॉइंट। इलेक्ट्रिकल जेईई भी फोकस करें। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये समझें कि चीज़ें जो आती हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आप पाएंगे कि 12th के अंदर जो आपका सिलेबस था वही आपका फंडामेंटल है, वही आपका बेसिक है, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके
कंपटीशन के अंदर। तो ये डेफिनेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये क्या कह रहा है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक नोड बना लीजिए, जैसे ये नोड है। नोड इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो पॉइंट है जो करंट के मीटिंग का जंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, मान लीजिए। तो जो इनका जॉइंट है, जहां इनको बांध दिया गया है, हम उसको बोलते हैं नोड। तो इनको कहां बांध दिया गया है, यहां, मीच मीन्स इस पॉइंट पे ये इंटर कनेक्टेड है। ये इस पॉइंट पे जो है वो इंटर कनेक्टेड है। ये है नोड आपका, दिस इज द नोड। इंटर कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है कि जो करंट यहां से आया, मान लो ये I1 है, सपोज एक करंट यहां से भी आया है, ये I2 है, एक करंट यहां से गया है, मान लीजिए नोड को लीव किया है, ये I3 है, ये सपोज I4 है, और ये सपोज I5 है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ करंट्स नोड की तरफ आ रहे हैं, कुछ करंट नोड से जा रहे हैं। सम करंट्स आर लीविंग नोड, सम करंट्स आर एंटरिंग एट द नोड। अलजेब्रिक सम में, अलजेब्रिक सम का मतलब है कि इस नॉर्मली जो आप अलजेब्रा में करते हैं कि 2 + 2 जो है वो 4 होता है। कौन बोलता है, अलजेब्रा। 5 + 5 कितना होता है, 10, ये कौन बोलता है, अलजेब्रा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा होगा कि 5 + 5 - 4 होता है 6। ये क्या है, ये अलजेब्रा है जो आपने सीखा है छोटी क्लासेस के अंदर। तो अलजेब्रिक सम करना आपने इसके अंदर। तो अलजेब्रिक सम करने का मतलब क्या है वो जानिए। अलजेब्रिक सम मतलब सबको ले आओ। जैसे ये I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है प्लस I4 है प्लस I5 है, इनको जोड़ दिया तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा ऑलवेज 0। विच मीन्स एक बात आप यहां से जान जाइए, इनका जो एडिशन है वो हमेशा 0 होगा। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि किसी चीज को आप ऐड करें वो 0 कैसे बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 2 करूं तो वो 0 कैसे बनेगा, वो तो 4 बनेगा। 5 + 5 + 4 जो है वो कितना बनेगा, 14। 0 कैसे बनेगा। जब किसी चीज को प्लस फिर माइनस किया जाए, जब तक माइनस नहीं करोगे तब तक 0 बन कैसे सकता है। पॉइंट है कि नहीं है। पॉइंट जानिए आप कि यहां पे जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां आपको डायरेक्शन जानना है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। विच मीन्स इस डेफिनेशन के बाद एक और बात जो यहां लिखना चाहता हूं मैं कि इनकमिंग करंट्स आर टेकन पॉजिटिव। इनकमिंग करंट्स are taken positive, whereas outgoing currents are taken negative. Outgoing currents are taken negative. जो इनकमिंग करंट्स हैं वो लेंगे पॉजिटिव, जो आउटगोइंग है वो लेंगे हम लोग इसमें नेगेटिव। आप इनकमिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे करंट्स जो नोड की ओर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नोड की तरफ कौन कौन आ रहे हैं, I1 और I2। नोड से जा कौन रहा है, I3 और I4 और I5। विच मीन्स I1 एंड I2 दीज आर इनकमिंग करंट्स, बिकॉज वो जो करंट है नोड की ओर आ रहा है। एंड I3, I4, I5, these are outgoing currents. Alright, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनकी डायरेक्शन भी यहां इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे I1 है पॉजिटिव, I2 क्या है पॉजिटिव, तो I3 क्या होगा नेगेटिव, I4 क्या होगा नेगेटिव, I5 क्या होगा, बिकॉज दीज I3, I4 एंड 5 वर आउटगोइंग करंट्स। तो ये होगा फिर यहां पे 0। तो ये एक मिसनोमा है कि सम करोगे तो 0 बन जाएगा,
भाई सम करोगे तो 0 बन कैसे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। तो ये I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। इन शॉर्ट कहा जाए, अगर मैं I1 प्लस I2 यहां रखूं और माइनस वालों को सब परे ले जाऊं तो I3 प्लस I4 प्लस क्या है आपके पास I5। ऑलराइट, इट शोज व्हाट, इसको मैं एक बॉक्स में डालना चाहूंगा एक डिफरेंट पेन के साथ। जैसे मैं पेन चेंज कर रहा हूं, आपको पेन चेंज करना चाहिए। अगर आप अच्छी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आपके पास 5 पेन होने चाहिए नोट्स बनाते हुए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे भी फॉलो करें इन चीज़ों को, तो ही फिजिक्स पढ़ने का फायदा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे कि किसकी साइन कहाँ है, किसका पॉइंट कहाँ पे है, भूल जाएंगे। तो देखिए अब ये जो आपके पास है, दीज आर इनकमिंग करंट्स, these are incoming currents and these are outgoing currents। इसका मतलब ये है कि जो KCL कहता है कि किसी नोड पे जो इनकमिंग करंट है वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट पे। तो एक मैं इनकी डेफिनेशन और लिखवाना चाहूंगा आपको, जो डेफिनेशन है अपने KCL की, किरचॉफ्स बाबा की जो डेफिनेशन है एक और है। इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि इनकी इंफॉर्मेशन है incoming currents, sum of incoming currents is always equals to, will always equal to sum of outgoing currents, sum of outgoing currents। this is the very reliable information कि जो करंट आएगा नोड पे वो उतना करंट नोड से जाएगा। Sum of all the incoming currents is always equal to sum of the outgoing currents. All right, let's exemplify it. Let's take one example. ये जो सवाल हमारे पास है, this was ये JEE 2005 का पूछा हुआ सवाल है, और ये क्वेश्चन नीट और JEE में भी कई बार रिपीट हुए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिखाया गया, इस तरह से। तो आप खुद जानते हैं कि नोड कहाँ है, ये नोड है जहां पर ये तारों का आपस में जोड़ दिए गए हैं। ये तारे हैं, वायर्स हैं। एक करंट यहां आया, एक करंट यहां आया और 2 यहां से बाहर निकल गए। तो क्लियरली मालूम चलता है कि ये वायर में और ये वायर में करंट नोड से बाहर निकला है, पर इस वायर में और इस वायर से नोड करंट जो नोड में जो करंट है नोड की ओर आया है। नाउ द पॉइंट इज, ये 2 एम्पेयर है, ये 5 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर है, और आपसे कहा गया है व्हाट इज दिस करंट। अब ये तो बहुत ही इजी सवाल, ये कोई बोलेगा ये क्या सवाल है, बहुत इजी। इजी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि KCL क्या बोलता है, वो कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स कौन से हैं, 2 और 5, तो इनको जोड़ दो आपस में, ये इनकमिंग करंट्स हैं। जो नोड पे आ रहे हैं इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग क्या है, एक 3 है, दूसरा क्या है I है जो अननोन है। दीज 2 वर आउटगोइंग करंट्स, दीज 2 आर इनकमिंग करंट्स। 5 और 2 7 हो गए, 3 प्लस I, 3 को उस तरफ ले जाएंगे नेगेटिव बन जाएगा, इतना मैथ्स तो आपको आता होगा। 7 माइनस 3 इक्वल टू I एंड I इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो इस वैल्यू इज 4 एम्पेयर, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल, ये आप जान जाइए। क्योंकि जब आप KVL और KCL के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें एक सर्क्यूट होगा, तो सर्क्यूट के अंदर फिर निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट क्लैरिटी यहां से आना जरूरी है। पहले एक काम करते हैं, अब हम अगले पेज को निकलते हैं। एक और इंफॉर्मेशन एडिशनल हमारे पास है कि करंट सोर्स होता क्या है। तो सोर्स आप जानते हैं वो चीज जहां से कोई चीज निकलती है, सोर्स वही है। सोर्स मींस एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई चीज निकल रही है, दैट इज सोर्स। और चीज क्या है यहां पे, वो तो करंट है। तो करंट जहां से निकले वो सोर्स होगा। हम करंट सोर्स को दिखाते कैसे हैं, इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये करंट सोर्स है,
जिसकी वैल्यू मान लो I। तो करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो करंट की वैल्यू को फिक्स रखता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मीन्स करंट सोर्स इट इज द सोर्स, इट इज द पावर सोर्स, it is a power source which supplies continuous current. It is the source which supplies continuous current. Continuous मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो ये करंट सोर्स है और उसकी वैल्यू 3 एम्पेयर है, तो जो मर्जी हो जाए वहां पे ये करंट हमेशा 3 एम्पेयर ही रहेगा। दैट इज द पॉइंट। जो मर्जी हो जाए यहां से सिर्फ 3 एम्पेयर ही निकलेगा। दैट इज कॉल्ड करंट सोर्स। हमारे घर की बात की जाए तो हमारे घर में भी तो जो हमारा घर है वहां भी तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सोर्स है। तो वहां करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है? सवाल अब ये है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो फिक्स करंट पे आती है या फिर फिक्स वोल्टेज पे आती है? ये बड़ा सवाल हमारे सामने होगा बिगिनिंग के अंदर। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस शू में हम प्लग डालते हैं वो जो सोर्स है वो सोर्स वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है? अगर करंट सोर्स हो तो करंट फिक्स होगा, अगर वोल्टेज सोर्स हो तो वोल्टेज क्या होगी? फिक्स। हमारे घरों में जो बिजली आती है फ्रेंड्स, ये जो बिजली है ये 230 वोल्ट पे आती है। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स वोल्टेज पे आती है। तो यहीं से कंफर्म होता है घरों में आने वाली बिजली जो है वो फिक्स वोल्टेज पे, विच मीन्स वो एक वोल्टेज सोर्स है ना कि करंट सोर्स है। और प्रैक्टिकली सारे वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो घरों में आने वाली जो बिजली है वो 230 वोल्ट पे आती है, विच मीन्स वो एक फिक्स वोल्टेज पे आती है। तो क्या हुआ फिर? वो वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स यदि होता तो फिक्स क्या आता है? यहाँ से करंट ना कि वोल्टेज मिलती है। ये यहाँ से एक बात है। अब यहाँ पे हमने एक सवाल करना है और फिर आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक असेसमेंट लेते हैं। भाई एस्पिरेंट्स, ये सवाल है आपके नीट 2000 आई थिंक, जहाँ तक मैंने इसको याद किया है ये 9 का है, 2010 का है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर हम पढ़ेंगे ज़रूर इसको। ये है 2 एम्पेयर और ये है 3 एम्पेयर और आपसे पूछा गया है एस्पिरेंट्स कि यहाँ करंट कितना होगा। ऑप्शंस कुछ ऐसे थी। ऑप्शन ए 2 एम्पेयर, ऑप्शन बी 3 एम्पेयर, ऑप्शन सी 5 एम्पेयर एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा? कई लोग बोलते हैं जी 3 और 2 5 हो गए, मीन्स ये आंसर सही है, मगर आप गलत हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि आप देखिए जहां भी व्हाट इज नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वेयर वी कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स रजिस्टर भी हो सकते हैं, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स और वेदर करंट सोर्स। तो हमने, आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। ये दोनों सेपरेट करंट सोर्स थे, उनको हमने उठाया, बीच में जोड़ दिया इस पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे क्या है? नोड एस्पिरेंट्स। अब आपसे पूछूं कि इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या है? आप बोलेंगे यार 3 एम्पेयर करंट की डायरेक्शन तो ऊपर की साइड है। ये जो एरो लगी है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? दिस शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब 3 एम्पेयर का करंट नोड की ओर आ रहा है और 2 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है उसकी दिशा ऊपर की ओर, विच मींस 2 एम्पेयर करंट यहां से निकल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। केसीएल कहता है किसी नोड के ऊपर द इनकमिंग करंट इक्वल टू, ये तो ऐसा हुआ नहीं, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, विच मीन्स दिस इज नॉट देयर। दैट इज वाई इट वायलेट्स
द केसीएल लॉ, मैंने इस सर्किट ने केसीएल लॉ को फॉलो नहीं किया, दैट इज वाई यहां करंट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सर्किट क्या है, रॉन्ग। जो सर्किट केसीएल को फॉलो नहीं करेगा, केवीएल को फॉलो नहीं करेगा, वो रॉन्ग सर्किट होगा। तो इसमें कोई भी करंट नहीं बहेगा, ये सर्किट ही रॉन्ग है, विच मीन्स नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि दिस इज रॉन्ग सर्किट, दिस इज द रॉन्ग सर्किट बिकॉज it is not following KCL law, and that is what it is. ये KCL लॉ को फॉलो नहीं करता, इट इज नॉट फॉलोइंग द KCL लॉ। और मैंने पहले बोल दिया कि कोई ऐसा सर्किट जो KVL और KCL को फॉलो नहीं करेगा, दैट सर्किट विल बी फॉल्स सर्किट। तो यहां करंट होगा जीरो, क्योंकि सर्किट ही फॉल्स है, कनेक्शन ऐसे होंगे ही नहीं। दिस इज द पॉइंट जो आपको जानना है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अब दो हमारे पास अगेन करंट सोर्स है, ये 2 एम्पेयर है और ये भी 2 एम्पेयर है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई इधर करंट आपके पास क्या होने वाला है, ये आपका है नोड, तो आपसे पूछिए यहां करंट क्या होगा। तो क्या ये पहली बात आपने मेंटली चेक करना कि क्या ये केसीएल लॉ को फॉलो कर रहा है, इज इट फॉलोइंग। भाई इस केस में देखिए एरो, देखिए 2 एम्पेयर यहां आ रहा है और उस ऊपर वाले करंट सोर्स का एरो क्या है, ऊपर का, विच मीन्स 2 एम्पेयर यहां से जा रहा है, विच मीन्स इनकमिंग करंट इज ऑल्सो टू आउटगोइंग इज ऑल्सो टू द केसीएल इज फॉलोड हियर। केसीएल यहां पे फॉलो किया जा रहा है, जो केसीएल लॉ है वो यहां पे फॉलो किया जा रहा है, ये बहुत साफ बात है, विच मीन्स ये सर्किट राइट है। तो इसमें करंट क्या होगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, नहीं, सीरीज के अंदर अंडरस्टैंड कीजिएगा, सीरीज में करंट रहता है हमेशा क्या, सेम। सीरीज में करंट सेम होता है, और सीरीज क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी जानकारी 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में टीचर ने दे दी होगी कि सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट क्या है। आपको बता दूं, सीरीज सर्किट मतलब क्या होता है कि जब आप एक डिवाइस को ऐसे और दूसरे डिवाइस को ऐसे लगा दें तो ये सीरीज में, अर्थात एक रजिस्टर है, मान लीजिए इसका ये पॉइंट ए है, इसका पॉइंट ये बी, एक और रजिस्टर है, इसका पॉइंट ए, इसका पॉइंट सी, इसका पॉइंट ये डी। जब इनको आप ऐसे जोड़ देते हो आपस में एक वायर से, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, वैसे यहां कोई स्टार्टिंग एंड नहीं होता, रजिस्टर एक बायलेटरल डिवाइस है। अब इसमें क्या चीज़ें ये बाद में देखेंगे आप, पर ये सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां से गया रास्ता एक सेम ही है। अगर पानी यहां से जाए सपोज करिए इस रास्ते, तो रास्ता जब सेम है तो करंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यहां पे 2 एम्पेयर तो यहां भी क्या होगा, 2 एम्पेयर। यहां देखिए आप, जब रास्ता सेम ही है तो अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2, यहां भी 2, अगर रास्ता सेम है तो दैट इज वाई इट इज 2 एम्पेयर। ज्यादा बच्चे लिखते हैं इसको 4 एम्पेयर हो जाएगा, अरे भाई ऐसा नहीं होता, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन क्या आती है, द ऑब्जर्वेशन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज, ऑब्जर्वेशंस क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन यहां से ये है कि सीरीज में अगर आपने करंट सोर्स लगाया तो कंडीशन क्या है, देयर वैल्यू मस्ट बी सेम। तो मीन्स सीरीज में इफ लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, इफ वी कनेक्ट करंट सोर्सेस in series, then the condition is they must have identical value, which means उनकी वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए। आप डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्स को सीरीज में लगा नहीं सकते हैं, आप डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्स को सीरीज में नहीं लगा सकते हैं। अर्थात अगर मान लो यहां है एक करंट सोर्स
यहाँ है दूसरा और यहाँ है तीसरा। अगर आपसे पूछूं मैं कि तीनों करंट सोर्स सीरीज में है क्या? हाँ, सीरीज में है। मान लो ये 3 एम्पेयर है, ये भी 3 एम्पेयर है और ये 4 एम्पेयर है। क्या ये सर्किट सही है? ये सर्किट गलत है, क्योंकि सीरीज में आप देखेंगे करंट क्या रहता है? सेम। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 4 कैसे आ सकता है? यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3। तो 3 एम्पेयर का करंट सोर्स होगा, तो ये विच मीन सीरीज में आप कितने मर्जी करंट सोर्स ऐड करते जाइए। एक और कर दीजिए ऐड, एक और कर दीजिए, बस 3 एम्पेयर वाले होने चाहिए, तो करंट क्या रहेगा? 3 एम्पेयर ही रहेगा। तो सीरीज में अगर आप करंट सोर्स से वैल्यू के ऐड करते जाते हैं, मे बी 1000 लगा दो, तब भी करंट क्या रहेगा? सेम। कंडीशन क्या है? सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर 3 नहीं, ये 13 वाले हों, तो करंट क्या होगा इसमें? 13 एम्पेयर। वेदर इट इज 1 सोर्स, 2 सोर्स और 3 सोर्स और 10 सोर्स और 1000 सोर्सेस, डजंट मैटर। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। जो करंट यहां होगा वो करंट यहीं होगा, वो करंट यहां भी होगा, वो सेम करंट होगा। वेरी गुड। बट नाउ पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है? तो पैरेलल में सपोज करिए कि एक करंट सोर्स इधर है और एक करंट सोर्स मान लीजिए यहां है। जस्ट इमेजिन, ये है 3 एम्पेयर और ये है 2 एम्पेयर। नोड कहाँ होगा जी? यहां जाके, क्योंकि यहां 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 3 पॉइंट यहां मिल रहे हैं। 2 करंट सोर्स को यहां जोड़ा गया और फिर कोई आगे जा रहा है इस तरह से। तो 3 एम्पेयर ये इनकमिंग है क्या नोड पे? यस, इनकमिंग है। 2 एम्पेयर क्या इनकमिंग है? यस, इनकमिंग है। तो आउटगोइंग जो हमसे पूछा गया है, जो करंट है वो क्या होगा? हम जानते हैं आउटगोइंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स क्या हैं? 3 + 2 विच मीन्स, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर पैरेलल में करंट सोर्स ऐड किए जाएं तो नेट करंट उनका एडिशन होता है। इन पैरेलल इफ वी ऐड द करंट सोर्सेस देन द नेट करंट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ दीज करंट्स। अगर मान लो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं, सपोज करिए इसमें थोड़ा मैं चेंज कर दूं, इसको मैं उल्टा लगा दूं, यहां पे वैल्यू सब सेम, ये 2 एम्पेयर। अब ये 2 एम्पेयर इनकमिंग नहीं है, ये नोड से नीचे की ओर जा रहा है, विच मीन्स इट इज लीविंग द नोड। तो अब इनकमिंग करंट क्या है? ओनली 3। आउटगोइंग क्या है? ये आई भी जा रहा है बाहर की ओर और 2 भी इसको छोड़ के जा रहा है। तो इस केस में इनकमिंग करंट, सॉरी, ये जो अननोन करंट है आपके पास क्या होगा? 3 - 2 विच मीन्स व्हाट? 1 एम्पेयर। 2 को मैं वहां ले जाऊंगा, माइनस बन जाएगा। 3 - 2 विच मीन्स 1 एम्पेयर। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें? Now let's move forward. Next is our favorite second law, that is Kirchhoff's voltage law. तो सेकंड जो लॉ है वो है Kirchhoff's voltage law. यहाँ मेश इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात भी करेंगे। बट ये लॉ बोलता क्या है? What it says, इसकी डेफिनेशन क्या है? Let's learn its definition. It says that sum of all voltages in a loop or mesh is always equal to 0। तो पिछले केस में जहां नोड था, इस केस में वहां क्या है? यहाँ क्या है? लूप और मैश, दोनों सेम ही चीज़ें होती ऑलमोस्ट, बट बाद में इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा डिफरेंस इनके बीच में जरूर, तो दोनों ही क्लोज पाथ को रेफरेंस देते हैं और 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड इट? क्लोज पाथ का मतलब क्या है? मान लो रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है आपका वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक तरह से। अब कोई कहे कि ये क्या बना दिया आपने, तो मैं कहूँगा मैं एक लूप बना दिया है। लूप मतलब जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, क्लोज पाथ।
लूप और मैश मतलब क्लोज पाथ, सीधी सी बात है। जब आप लोग स्कूल जाते हैं, ये आपका स्कूल है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो स्कूल और मैं घर को सेम ही बनाऊंगा। तो ये स्कूल है और घर है। आप लोग भी क्लोज लूप बनाते हैं। आप घर से जब स्कूल आते हैं, वापस स्कूल से फिर घर जाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? क्लोज पाथ। तो करंट भी क्लोज पाथ फॉलो करता है। मीन्स करंट जहां गया है वहां से उसको वापस आना पड़ेगा, जहां से निकला वहां से उसको वापस आना पड़ता है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, अपर प्लस लोअर नेगेटिव। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स है। सपोज इसको मैं V क्या देता हूं, और आपके पास ये है R1, या आपके पास R2 है, और ये आपके पास है वो R3, R1, R2 एंड R3। जो लूप करंट है वो I इज व्हाट है? इट इज लूप करंट। जो I है वो है लूप करंट। तो अब आप करेंगे क्या? इसने बोला क्या? अगर ये लूप में करंट I फ्लो कर रहा है तो ये यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ करंट, इस लूप में करंट I है। जब करंट यहां जाएगा तो यहां वोल्टेज ड्रॉप बजेगा, सपोज V1। अगर करंट R2 में घुसेगा तो यहां वोल्टेज ड्रॉप बजेगा V2, और यहां बजेगा, एक काम करते हैं, पहले मैं पोलैरिटी नहीं लिखूंगा, इसकी पोलैरिटी समझा के लिखवाता हूं। V2 पॉइंट अब क्या है? जब भी किसी रेजिस्टर में करंट जाता है तो ओम्स लॉ कहता है कि यहां वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो जिसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज का ड्रॉप बजेगा, वहां पे वोल्टेज कंज्यूम की जाएगी, वोल्टेज सिंक होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप को समझिए आप। वोल्टेज सोर्स मींस वोल्टेज दी गई है, वोल्टेज संक, वोल्टेज ड्रॉप मींस वोल्टेज कंज्यूम की गई है। तो यहां से वोल्टेज जाएगी, वहां वोल्टेज कंज्यूम की जाएगी। यहां V1 है, यहां V2 है, यहां V3। तो अगर वोल्टेज कंज्यूम की जाती है तो हमेशा उसके प्लस पे करंट आता है। ये बात जान जाइए। जहां वोल्टेज ड्रॉप बचता है ना, उसके प्लस पे हमेशा करंट आता है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके प्लस से हमेशा करंट निकलता है। वोल्टेज सोर्स के प्लस से करंट हमेशा निकलेगा, और जो वोल्टेज खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे रेजिस्टर है, इसके प्लस पे करंट एंटर करता है। तो आप देखिए यहां भी करंट एंटर कहां, किस पॉइंट पे? यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। यहां करंट एंटर कहां किया? इधर किया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो वोल्टेज सोर्स के प्लस से करंट निकलेगा, वोल्टेज जो ड्रॉप मारते हैं उनके प्लस पे करंट एंटर करता है, सीधी सी बात है। तो करंट की डायरेक्शन शो करेगी कि प्लस कहां होगा और माइनस कहां होगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी ले लूं तो फिर जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा सारा ये काम। तो क्या बोलता है, देखिए, algebraic sum of all the voltages in a loop is always equal to 0। अब मान लीजिए मैंने बिगिनिंग करनी है इस यहां से, ये मैं हूं मान लीजिए, तो यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया। मेरा सर पहले किससे टकराएगा? माइनस से कि प्लस से? माइनस से। मेरा यहां चलते चलते टक 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 मेरा सर पहले कहां टकराएगा? माइनस से। प्लस तो बाद है, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस का V। फिर यहां से निकल गया मैं, यहां पहुंचते पहुंचते पहले मेरा सर टकराएगा किससे? प्लस से कि माइनस से? जब मैं R1 के अंदर घुसूंगा तो मेरा सर पहले किससे टकराएगा? प्लस से, विच मीन्स प्लस V1। उसके बाद जब यहां पहुंचूंगा तो R2 रजिस्टर में, तो मेरा सर पहले किससे टकराएगा? प्लस से, मैं प्लस V2, और यहां आते आते प्लस V3 इक्वल टू व्हाट? 0।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम V को यहाँ ले जाएं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू व्हाट, V। और आपको बता दूं ये होती हैं वोल्टेज ड्रॉप, और ये होता है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप, कुछ बात आप समझे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री लेक्चर आते रहेंगे। मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस यूट्यूब चैनल के अंदर कि ये बातें कई बार आपको सुनने को मिलेंगी। तो फिर पहली बार तो आप 30% 40% गेन कर पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिपीट पे रिपीट, बार बार सुन के ही आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे। नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये अगर मैं एक सर्किट यहाँ बना दूँ, सपोज कर लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ वोल्टेज है जी 20 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम की, और ये भी है रेजिस्टेंस 2 ओम की। तो अब यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमें जानना हो कि VL का पर्पस क्या है, एक अननोन करंट को फाइंड करना, और KCL का पर्पस है एक अननोन वोल्टेज को फाइंड करना। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, जबकि KCL तो करंट वाला लॉ है और जो KVL है वो तो वोल्टेज वाला लॉ है। ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये बात जान जाइए, KCL का इस्तेमाल करते हैं हम नोड के ऊपर अननोन वोल्टेज निकालने के लिए, पर करंट के तरीके से, कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, उस तरीके से। तो इससे हम अननोन वोल्टेज निकालते हैं। कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, नीट JEE में, या हमारे JEE और इलेक्ट्रिकल के अंदर भी, कि जो KCL है उसका पर्पस क्या है, अननोन वोल्टेज फाइंड करना। किधर? नोड के ऊपर। सपोज आपके पास एक ऐसा रजिस्टर है, एक ऐसा है, और यहाँ है, ये नोड है। इस नोड पे वोल्टेज क्या है मालूम करना हो तो कौन सा लॉ लगेगा? KCL। और मान लो एक सर्किट ऐसा है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ मालूम करना हो करंट कितना है इसके अंदर, तो आप लगाते हैं लॉ कौन सा? KVL। तो अगर आपने मैश के अंदर या एक लूप के अंदर मालूम करना है कि अननोन करंट है क्या, तो आप लगाते हैं KVL लॉ। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है कि जो इनके नाम है, इस्तेमाल बिल्कुल उससे उल्टा है। इनका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, तो लोग ऐसा क्लिक कर देते हैं कि ये करंट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आधा सत्य है। ये ज़रूर है कि करंट यहाँ से आ रहा हो 10 एम्पेयर का, यहाँ जा रहा हो 5 एम्पेयर का, तो स्वाभाविक है फिर यहाँ कितना जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, वो तो बात है ही। मगर किसी नोड की वोल्टेज मालूम करनी हो तो कैसे लगता है, किसी लूप के अंदर का करंट मालूम करना हो तो KVL अप्लाई किया जाता है। तो इस केस के अंदर देखते हैं क्या बनता है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप मान लेंगे, जैसे मैंने कहा कि जहां करंट एंटर करता है वो लेते हम लोग प्लस, तो यहां करंट एंटर कर रहा, हम लेंगे इसको प्लस। तो क्या होता है, यहां से चला मैं, सर मेरा टकराएगा पहले किससे? माइनस से, तो माइनस का 20 वोल्ट। फिर यहां 2 ओम रजिस्टर में जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा सर पहले किससे टकराएगा? प्लस के साइन से, मैंने प्लस। अब इसको लिख देते हैं हम लोग, V1 लिखते हैं पहले, प्लस V1। अब प्लस यहां सर मेरा टकराएगा किससे? प्लस के प्लस आपके पास V2 इक्वल टू व्हाट? 0। अब V1 क्या है? अब जानते हैं कि ये जो ओम्स लॉ है क्या बोलता है कि वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज करंट? वो तो I माना हमने, रेजिस्टेंस कितनी है? 2, तो I इंटू 2 विच मीन्स 2I। और इधर व्हाट इज V2? अगेन रेजिस्टेंस कितनी है? 2, करंट क्या है? I, तो इट इज ऑल्सो 2I। तो इनकी वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए, इट इज 2I प्लस इट इज 2I इक्वल टू व्हाट? 0। तो 20 को वहाँ ले जाइए आप, 2I प्लस 2I इट इज 4I इक्वल टू 20। व्हाट इज I? 4 को नीचे लेके जाओ, इट इज एक्चुअली 5 एम्पेयर। तो हमने अननोन करंट जो लूप के अंदर था उसको मालूम कर लिया, वो 5 एम्पेयर का है। आई थिंक कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो KCL लॉ है
वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है. मतलब क्या चीज़ है ये? फॉर एग्जाम्पल ये नोड है और यहाँ करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, यहाँ करंट आ रहा है मान लीजिए 1 एम्पेयर, तो यहाँ करंट भी कितना होगा? 1 एम्पेयर. ये क्या बोलता है कि नोड पे जितना करंट आए नोड से करंट सारा चला जाएगा. इनकमिंग करंट इक्वल टू ऑलवेज आउटगोइंग करंट. तो मीन्स यहां कोई भी करंट स्टे नहीं करेगा. और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. तो असल में अगर कहीं करंट है तो वहां क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज. करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर और कंडक्टर इज कॉल्ड करंट. तो विच मीन्स कोई करंट यहां रहेगा नहीं. नोड पे करंट हमेशा क्या होगा? जीरो. मीन चार्ज वहां पे क्या होगा? जीरो. क्योंकि कोई भी जो नोड है उसके पास क्षमता नहीं है चार्ज को स्टोर करने की. जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज वहां से जाएगा. हम क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. विच मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. तो हम चार्ज ना क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम स्टोर कर सकते हैं. और मान लो अगर यहाँ 2 एम्पेयर है और यहाँ 1 एम्पेयर है और यहाँ सपोज कर लीजिए एक चेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 4 एम्पेयर हो तो 1 एम्पेयर यहाँ है. यहाँ कितना एम्पेयर होना चाहिए? 3 एम्पेयर. कोई कहे जी नहीं 3 एम्पेयर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा 2 एम्पेयर. तो आपसे पूछेंगे ज़रूर लोग कि 4 एम्पेयर तो आया था, गया कितना? 3. तो 1 एम्पेयर कहाँ गया? इसका मतलब 1 एम्पेयर क्या नोड पे ही रुक गया? ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा. तो विच मीन्स कि चार्ज यहां पे अगर रुक जाएगा विच मीन्स ये जो नोड है ये चार्ज को स्टोर कर रहा है. फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. चार्ज को कोई भी नोड स्टोर नहीं कर सकता है. ओनली चार्ज को स्टोर करते हैं कैपेसिटर. कैपेसिटर कैन स्टोर दी चार्ज. पर नोड कोई भी चार्जिंग एलिमेंट नहीं है. नोड पे कोई भी चार्ज आया वहां से वो निकल के जाएगा. सीधी सी बात है. इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अगर ये फॉलो नहीं करे KCL को तो इसका मतलब क्या होगा? फिर यहाँ चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, एक समय पे यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है. नोड में वो बात ही नहीं है. नोड सिंपली कनेक्शन है. ये कोई चार्जिंग डिवाइस नहीं है कि वहाँ चार्ज स्टोर हो जाएगा. ये बात है. और लॉ ऑफ जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये काम करता है किस लॉ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कि जितनी एनर्जी हमने यहाँ से सेंड की है सारी एनर्जी यहाँ कंज्यूम की जाएगी. जैसे हमने जो वोल्टेज दी यहाँ से, वोल्टेज सप्लाइड इज एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज सिंक. तो वोल्टेज जो दी गई सारी वहाँ पे कंज्यूम की गई. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है? एनर्जी. क्योंकि एक्चुअली यहाँ ये वोल्टेज है, यहाँ के पास क्या करंट, और सब में करंट क्या होता है? सेम होता है. यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम किसी लूप के अंदर. तो वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? पावर. और आपने ये सर्क्यूट 2 घंटे के लिए चलाया है सपोज कर लीजिए. व्हाट इज एनर्जी? पावर गुना टाइम. टाइम सबके लिए सेम है. जब टाइम सेम है, पावर सेम है, एनर्जी भी क्या होगी? फिर सेम होगी. तो जो एनर्जी यहाँ से भेजी गई सब एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम जो है वो की गई है. विच मीन्स एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्चुअली एनर्जी हियर कंज्यूम्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. तो इस सेल में जो एनर्जी थी वो केमिकल फॉर्म के अंदर थी जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में बाहर आई. फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल में या हमारे फोन में जो बैटरी है वो एक वोल्टेज सोर्स है. क्या है? एक वोल्टेज सोर्स जो हमारे फोन को पावर सप्लाई करता है. उसकी वोल्टेज है 5 वोल्ट. तो वो सोर्स है. हमारे फोन में म्यूजिक, इंटरनेट ये सारा कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. पॉइंट अब यहाँ से क्या है कि सोर्स से एनर्जी निकली तो यहाँ वहाँ एनर्जी कंज्यूम की गई है. यहाँ एनर्जी कौन सी फॉर्म के अंदर होती है? सेल में केमिकल फॉर्म के अंदर, जो फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ गई? रजिस्टर में. रजिस्टर में जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है मीन्स जब भी इसमें करंट फ्लो करता है तो ये कौन सी एनर्जी निकालती है? यहाँ से हीट निकालती है. जैसे हमारे गीजर, हीटर, रॉड ये सारे क्या हैं? सब रजिस्टर हैं.
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कहीं भी हीट पैदा हो तो मीन्स ये कौन सा एलिमेंट है, ये रेजिस्टर है। इट शोज दैट कि रेजिस्टर इज द डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द करंट बिकॉज इट अपोज द करंट। जहां भी ऑपोजिशन होगी क्या निकलेगी वहां से, आई एम अपोजिंग दिस अगेंस्ट दिस पाम, इट इज प्रोड्यूसिंग हीट। तो वेन एवर देर इज ऑपोजिशन देर विल बी हीट। और आप किसी व्यक्ति को अपोज करना चाहते हैं, आपसे कैसे अपोज होगा, पर आपके दिमाग में हीट माने जेलसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जरूर आएगा। सो इफ वी एवर वांट टू अपोज समबडी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग और एनीवेयर एनी टाइम वी गेट हीट विच मीन्स व्हाट, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो पॉइंट इज दैट कि जो भी जिसको अपोज करने की कोशिश करेगा वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। तो रेजिस्टर अपोज करता है किसको, करंट को, तो क्या निकलती है वहां से, फिर हीट निकलती है, विच मीन्स गीजर, रॉड, हीटर, दीज ऑल आर रेजिस्टर्स। तो टेक्निकली ऑब्जर्व किया जाए, केमिकल एनर्जी किससे निकली, सेल से, वो किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ गई, रजिस्टर में, उसने उसको किस में कन्वर्ट किया, हीट में। तो बेसिकली यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो किया जा रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। और केमिकल से कहाँ शिफ्ट हुई है, हीट एनर्जी के अंदर। और यहाँ बल्ब होता तो वो लाइट की फॉर्म में चेंज होती है। ऑलराइट, ये बात यहाँ से। तो हमने केवीएल और केसीएल को आपस में डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2। आपको यहाँ पे नेट वोल्टेज बतानी है कि नेट वोल्टेज क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, ये दोनों हैं सीरीज में। पहली बात आप बोलेंगे सीरीज में क्यों है, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा रास्ता एक ही है ना, वो करंट यहाँ पहुँचेगा, तो ये सीरीज में। दूसरी बात, ये सीरीज एडिशन के अंदर दे आर इन सीरीज एडिशन। इसका मतलब ये है कि एडिशन मतलब क्या होता है कि V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। क्यों, मान लो मैं यहां से चला तो सर मेरा पहले किससे टकराएगा, माइनस से। तो माइनस फिर क्या आया, प्लस आया, प्लस के बाद आगे क्या आया, माइनस, विच मीन साइन क्या हुआ, चेंज। अगर साइन चेंज हो जाए तो क्या होता है, फिर इनका एडिशन होता है। साइन चेंज होने पे क्या होता है, एडिशन, विच मीन्स दिस इज V, यहाँ पे क्या पहुंचेगी वोल्टेज, प्लस और माइनस V1 प्लस V2, क्योंकि V1 का ऊपर क्या है प्लस, V2 का क्या नीचे माइनस, तो प्लस माइनस नेट क्या होगा V1 प्लस V2। अगर ये 3 वोल्ट हो और ये 5 वोल्ट हो तो आपके पास क्या बनेगी, 8 वोल्ट ये होगा। यस, इट विल बी 8 वोल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, भाई ये है प्लस और ये माइनस, ये है 2 वोल्ट, प्लस और ये सॉरी प्लस नहीं है, माइनस और प्लस, प्लस ये है 3 वोल्ट। इस बार नेट वोल्टेज क्या होने वाली है, इस बार जो नेट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, देखिए प्लस फिर आगे क्या है माइनस। अब आप यहां से आगे जा रहे हैं तो माइनस ही क्या हो रहा है, रिपीट, विच मीन दे आर इन सीरीज बट इन ऑपोजिशन। तो यहां बनेगा 2, आगे क्या है ये, विच मीन्स व्हाट, -1 वोल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो बड़ी प्लेट होती है वो प्लस की होती है, छोटी प्लेट माइनस की। बड़ी प्लेट प्लस की, छोटी माइनस की। ये छोटी है तो ये माइनस की, बड़ी प्लस की, माइनस की, बड़ी प्लस की। ये 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये सॉरी ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। नेट वोल्टेज क्या होगी, यहां चेक करिए। आप यहां से चलते गए, पहला सर आपका किससे टकराएगा, प्लस से, और वोल्टेज क्या है ये 3 है। फिर गया आगे, यहां आपका सर पहले किससे टकराएगा, तो प्लस क्या है 4।
फिर आगे गए तो पहले सर आपका किस से टकराएगा, प्लस से कि माइनस से? माइनस से, तो -5। यहाँ पहुँचे पहले सर किस से टकराएगा, माइनस से, विच मीन्स -6। तो टोटल वोल्टेज आएगी 7 - 11 विच मीन्स व्हाट, माइनस के 4 वोल्ट। डन है जी, कुछ क्लैरिटी आ रही है यहाँ से? थोड़ा फास्ट मैं ज़रूर हूँ बट ऑब्जेक्टिव हमारा साफ है। कोई डाउट होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोग, आपकी डाउट को सॉल्व किया जाएगा सेपरेट वीडियो के अंदर, जो शॉर्ट वीडियोस हम पब्लिश करेंगे यूट्यूब के अंदर और फेसबुक के अंदर। आप जानते हैं एक फुल लेंथ वीडियोस होती हैं और एक होती हैं शॉर्ट्स। वो शॉर्ट्स 1 मिनट की होगी और 1 मिनट के अंदर फिर आपकी डाउट को हम शॉर्ट्स के ज़रिए बता देंगे कि किसी टॉपिक में कहीं डाउट थी तो हम उसको सेपरेटली बता देंगे। 100 सेकंड्स वाली जो वीडियो होती है या 50 सेकंड जो भी है या 1 मिनट जो भी है। तो खैर ये बात यहाँ से है। अब मैं चाहता हूँ कुछ मैं क्वेश्चंस पिक करूँ और देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक आ चुकी है। लेट्स ब्रिंग सम क्वेश्चंस। ये शिवाना IAS अकेडमी का जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, शिवाना IAS अकेडमी। रिसेंटली हमने इसको बनाया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक सेकेंड, मैंने इसको कहाँ सेंड किया है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आर सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कई बच्चे बोलेंगे कि ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, तो पढ़नी पड़ेंगी, कंपटीशन ज़्यादा है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्क्यूट्स विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट्स, नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। तो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो हम कहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। अब सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो पैरामीटर्स हैं उनका मतलब क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स एक तरह से ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन होती है तो ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक तरह से अननोन होती है और समझेंगे इनको आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक कंडक्टर जो होता है आप जानते हैं उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस भी होती है और उसकी अपनी एक इंडक्टेंस भी होती है, हाउएवर स्मॉल इट इज। इंडक्टेंस भी होती है, कैपेसिटेंस भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है। दो कंडक्टर के बीच में अगर एयर है या इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उनके बीच में कैपेसिटेंस भी होगी। अब ये हमें दिखते नहीं हैं मगर ये उसके अंदर होते हैं प्रॉपर्टीज के रूप में। तो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, क्योंकि आप ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप छू नहीं सकते हैं और किसी सर्किट के अंदर लगी है रेजिस्टेंस, आई कैन टच इट। जैसे लम्प्ड पैरामीटर क्या होते हैं, ये सर्किट है, ये लम्प्ड है क्योंकि ये आपने लटका रखे हैं। लम्प्ड मींस लटकाए हुए, बांधे हुए। यू कैन टच इट, यू कैन सी इट। दिस इज द DC वोल्टेज ओरिएंटेड सर्किट, वोल्टेज सोर्स ओरिएंटेड, बैटरी ओरिएंटेड सर्किट। पर ये ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नजर नहीं आती। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। और हम यहाँ पे किरचॉफ्स का चाहे वो KCL है या KVL अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इसके अंदर जो है वो सही है कि कहाँ हम अप्लाई इसको नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 0। क्योंकि KVL कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत इजी। तीसरा क्वेश्चन है कि विच नेटवर्क एनालिसिस स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज 0। तो क्रैमर मेथड, नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस, लूप करंट मेथड ऑफ एनालिसिस या करंट सोर्स इन लूप करंट मेथड ऑफ एनालिसिस। और जो बच्चा खाली किरचॉफ्स KVL KCL पढ़ा है उसको मालूम नहीं चलेगा भाई क्या बातें बोल रही हैं। तो मैंने पहले से कहा था कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, KCL है, ये नोडल एनालिसिस, नोडल
क्योंकि यहाँ पे नोड पे एनालाइज किया जाता है। और जो KVL है, जो KVL है दैट इज दिस इज लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस। तो लूप के अंदर वही बात है, लूप में जो करंट फ्लो करता है मीन्स लूप करंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसके अंदर एनालिसिस जो किया जाता है वो लूप करंट के बेसिस पे किया जाता है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। Kirchhoff's voltage law is concerned with IR drop. IR means current into resistance, which means what? Voltage. तो Kirchhoff's voltage law is concerned with IR means I into R, आप जानते हैं it is voltage। तो क्या वोल्टेज ड्रॉप को एनालाइज करता है? क्या वोल्टेज ड्रॉप के साथ कंसर्न है वो, या बैटरी ईएमएफ, मान बैटरी की जो ईएमएफ होती है विच इज वोल्टेज सोर्स, क्या ये उसको एनालाइज करता है? जंक्शन वोल्टेज को एनालाइज करता है। जंक्शन वोल्टेज मीन जैसे जो आपके पास ये नोड है, जंक्शन है, इसकी वोल्टेज को मालूम करता है। भाई जंक्शन की वोल्टेज तो कौन मालूम करता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये बात तो गलत है। आप एनालाइज कीजिए, जब भी आपसे बात की जाती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, तो वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होता है विच इज कॉल्ड ईएमएफ सोर्स, और बाकी क्या होते हैं? वोल्टेज ड्रॉप, मान I इंटू आर, I1 इंटू R1, I इंटू R1, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, I इंटू R1, I इंटू, और I क्या यहाँ पे लूप का करंट है। तो इट इज कंसर्न विथ वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर्स एंड वोल्टेज सोर्स और EMF, विच मीन्स बोथ ऑप्शन A and B आर राइट इन दिस केस। Kirchhoff's first and second law are respectively based on conservation of. Kirchhoff's current law is first law, Kirchhoff's voltage law is second law. Kirchhoff's first law is actually KCL law and second law is KVL law. तो फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ क्या है? चार्ज। सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने रिसेंटली इसको डिस्कस किया था। According to Kirchhoff's voltage law, algebraic sum of all IR drops and EMF in any closed loop of a network is always 0. According to KCL, as applied to a junction in a network of conductors, total sum of currents meeting at a junction is 0. No current can leave the junction without some current entering it. Net current flow at the junction is positive. Algebraic sum of the currents meeting at a junction is 0. पहला है sum of currents meeting at a junction is 0. Second है no currents can leave the junction without some current entering it. Net current flow at a junction is always positive, and algebraic sum of the current meeting at a junction is 0. Junction means what? Node. जंक्शन होता है नोड। algebraic sum of currents meeting at a junction is 0, ये बात तो सही है। total sum of current meeting at a junction is 0, ये बात भी सही है। no current can leave the junction without some current entering it, मैंने कोई भी नोड से करंट निकल नहीं सकता जब तक इस पे करंट कोई आ ना जाए, ये बातें भी सही हैं। आई थिंक यहाँ पे लिखना होना चाहिए था भी कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है कि एज अप्लाइड टू द जंक्शन इन ए नेटवर्क। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउटफुल लगा। इसमें ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि नेट करंट फ्लो एट अ जंक्शन इज पॉजिटिव। ये गलत है कि नेट करंट हमेशा क्या होता है? 0। According to KCL, as applied to a junction, a network of conductors, total sum of current meeting at a junction is 0. अच्छा तो कर लिया ना हमने। Kirchhoff's current law at a junction deals with conservation of energy, conservation of moment, conservation of angular momentum, conservation of charge. Conservation of charge ये KCL। Kirchhoff's law is applicable to passive networks only, AC networks only, DC networks only, both AC and DC networks only. beginning में कहा गया था DC networks only.
तो चलिए आज ये 1 घंटे का हमारा सेशन था और अगले सेशन के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर केसीएल एंड केवीएल पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अब अगर न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करूंगा तो लगभग मुझे तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट और चाहिए आपको न्यूमेरिकल्स की क्लैरिटी देने के लिए। तो क्यों ना हम सेकंड पार्ट में इसको करें। तो फर्स्ट पार्ट था अबाउट क्लैरिफिकेशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसीएल एंड केवीएल लॉस। कुछ हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स भी की, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स, मगर जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के न्यूमेरिकल्स जैसे ये है, आपने डिटरमिन करने हैं I1, I2 और I3। जैसे I1 ये है, I2 यहाँ और I3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में आने वाला। आपने रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, राड़ा क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें यहाँ वोल्टेज क्या है और यहाँ वोल्टेज, मतलब इसके बीच के वोल्टेज मालूम करने हैं। टेढ़ा क्वेश्चन है, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें कुछ 8-10 क्वेश्चन सिंपल करने पड़ेंगे, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे तो बात बनेगी। तो आज का सेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है, अगले सेशन में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें और आपकी डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। शॉर्ट्स जो बनेंगी वो शॉर्ट्स आपकी डाउट पे ही डिपेंड होंगी सारी। थैंक यू वेरी मच।